भाग्य यानी लक अगर किसी को बचपन से अच्छा मिल जाए तो हम लोग ऐसा भी बोलते हैं इंग्लिश में कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी कि ये काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली में पैदा हुए हैं और इनको बचपन से ही सारे रिसोर्सेज सारी लग्जरीज मिल रही हैं। और अगर किसी का ये अच्छा ना हो तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो भाग्य स्थान है यानी 9th हाउस है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और उसको हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। नमस्ते, आज हम लोग बात करेंगे 9th हाउस के बारे में। देखिए, जो 9th हाउस है इसको भाग्य स्थान भी बोला जाता है और ये किसी भी बर्थ चार्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घर माना गया है। अगर हम त्रिकोणों की बात करें जैसे कि 159 हाउसेस की, तो उसमें से जो 9th हाउस है ये सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण माना गया है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, इसकी किसी भी बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस घर का और इसके लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को भी एक अच्छी जिंदगी जीनी है। तो जो 9th हाउस है ये 5th हाउस से 5th है, यानी अगर भवात भावम के प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये पंचम से पंचम है। पंचम भाव जो है वो हमारे प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये भवात भावम के हिसाब से 5th फ्रॉम 5th है तो ये पूर्व पुण्य के फल देने की क्षमता रखता है। तो इसी वजह से जो पूर्व पुण्य के फल हैं, यानी कि जो भी हम अपने साथ प्रारब्ध ला रहे हैं, जो कर्मस ला रहे हैं, वो गुड है कि वो बैड है, उसका जो फल है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। इसलिए 9th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 9th हाउस जो है वो गुरु का स्थान भी माना गया है और कहा जाता है कि जो गुरु है वो हम हमेशा 9th हाउस से देखते हैं। अब देखिए, कोई भी जब बच्चा पैदा होता है घर में तो जो उसकी मदर हैं वो उनको हमेशा फादर की तरफ डायरेक्ट करती हैं। जो भी मतलब आउटसाइड वर्ल्ड सीखना होता है किसी भी बच्चे को, वो जनरली उनके फादर सिखाते हैं। बाहर लेके जाना भी फादर का काम होता है, वॉक पे या गेम्स खिलाना सब फादर का काम होता है, फादर ये काम करते हैं। तो इसी वजह से जो फादर है उसको हम लोग 9th हाउस से देखते हैं, क्योंकि किसी भी जातक का, किसी भी बच्चे का जो पहला गुरु है वो उनके फादर होते हैं। इसलिए 9th हाउस जो है वो हम फादर के लिए भी देखते हैं। इनफैक्ट जब सेरेमनी होती है जनेऊ की, उस टाइम पे भी जब जो पहला गायत्री मंत्र फूका जाता है बच्चे के कान में, जो हमारे षोडश कर्म है उनमें वो फादर ही करते हैं। पहला अक्षर जो है वो फादर ही सिखाते हैं बच्चे को। तो इस वजह से जो फादर है वो फर्स्ट गुरु माने गए हैं। तो इसलिए 9th हाउस हम फादर के लिए भी देखते हैं, गुरु के लिए देखते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही है। 9th हाउस की अगर हम और सिग्निफिकेशंस की बात करें तो लॉन्ग जर्नीज जो हैं वो हम 9th हाउस से देखते हैं। और पिलग्रिमेजेस जो हैं, आप जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं, क्योंकि उसका भी एक वजह ये है कि जो तीर्थ जाने का कर्म है वो भी हमारे को हमारे पूर्व पुण्यों की वजह से ही मिलता है। अदरवाइज आप किसी भी सिद्ध क्षेत्र में ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपका पूर्व पुण्य नहीं है। तो इसलिए जो तीर्थ है वो भी हम लोग 9th से ही देखते हैं। 9th हाउस क्योंकि 5th से 5th है तो इसलिए विजडम जो हम सीखते हैं, जो भी हमने शिक्षा का ग्रहण किया है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम हमने उससे गेन किया है, वो भी हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। इसी कारण 9th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है किसी का भी लाइफ में ग्रोथ के लिए। अगर किसी का 9th हाउस वीक होगा तो उसको लाइफ में स्ट्रगल्स झेलनी पड़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी लाइफ में। और अगर यही 9th हाउस स्ट्रांग होगा तो एक वो एफ्लुएंट फैमिली में पैदा होगा, उसको बचपन से ही
ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे कि वो अच्छी एजुकेशन ले पाए और एक्टिविटी सीख पाए, और उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी लाइफ में ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये 9th हाउस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब देखिए 9th हाउस को स्ट्रांग होने के लिए जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने बात की है कि उसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स होने चाहिए, उससे 9th हाउस को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर हम 9th लॉर्ड की बात करें तो अगर वो केंद्र और त्रिकोण स्थानों में प्लेस्ड होगा चार्ट के अंदर, तो नेचुरली उससे ऑटोमेटिकली 9th हाउस को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। केंद्र त्रिकोण के बाद अगर हम 3-11 हाउसेस देखें, तीसरा और 11वां घर, वहां पे भी प्लेसमेंट जो है 9th लॉर्ड की वो ठीक मानी गई है, बहुत उसको हम खराब नहीं मानते, क्योंकि दोनों केसेस में अगर वो 3rd में प्लेस्ड है तो अपने ही घर को एस्पेक्ट करता है, और 11th में प्लेस्ड है तो वो 3-11 पोजीशन बन रही है। इस वजह से इनको भी एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है 9th लॉर्ड के लिए। 2nd हाउस की प्लेसमेंट धन स्थान के अंदर भी 9th की ठीक मानी गई है, उसको खराब नहीं मानते हैं, बिकॉज धन स्थान के साथ जब 9th का कनेक्शन बनता है तो वो धन कमाने के लिए, यानी पैसों के लिए अच्छा होता है, धन के लिए अच्छा है। अगर आपको धन योग के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने धन योग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने 2nd और 9th के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। तो इसलिए जो 9th हाउस है इसकी ये प्लेसमेंट भी ठीक मानी गई है। अगर 9th लॉर्ड 6th से 12th में हो तो वहां पे देखिए थोड़ा सा उसमें ब्लेमिश आ ही जाता है, और उसमें भी वर्स्ट जो है वो 8th में माना गया है, उसके बाद 6th में, और लीस्ट जो है वो 12th में माना जाता है 9th लॉर्ड। और 12th का 9th के साथ जब कनेक्शन बनता है तो इसके ऊपर मैंने अपनी जो विदेश यात्रा की सीरीज की है वहां पे हमने इस कॉम्बिनेशन को देखा हुआ है, वहां पे इसके बारे में बात भी की है कि जब 9वें का 12वें के साथ संबंध बन जाता है तो ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय है वो बाहर होता है। जैसे एग्जांपल्स मैंने वहां लिए भी हुए हैं कि किसी का 9th लॉर्ड 12th में प्लेस्ड होगा तो वहां पे उनको अपने जगह से दूर जाके उनका भाग्य उदय होगा, मतलब अपने देश में नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी का 12th लॉर्ड 9th में प्लेस्ड होगा तो उनका हमेशा फॉरेन कनेक्शन रहेगा, मतलब जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो बाहर से जुड़ा रहेगा, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे उनके कस्टमर्स, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री में भी हो तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो बाहर के होंगे, तो एक वो फॉरेन कनेक्शन ऑटोमेटिकली बनता है। इसके ऊपर मैंने विदेश यात्रा पे 2 वीडियोस किए हुए हैं, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर आप उनको देखेंगे तो वहां पे हमने 9th और 12th के कनेक्शन के बारे में भी काफी डिटेल में बात की है। अब देखिए भाग्य की जहां पे हम बात कर रहे हैं तो 9th का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। जो प्लैनेट्स 9th में प्लेस्ड होंगे वो भी भाग्य को इम्पैक्ट करते हैं, इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग डिफरेंट क्लासिक्स उठाएंगे तो बहुत सारे क्लासिक्स के अंदर आपको कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे कि कोई प्लैनेट अगर 9th में प्लेस्ड है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो कैसे बिहेव करता है। बट हम उन स्पेसिफिक रिजल्ट्स पे ना जाने के बजाय एक सिंपल चीज को समझ लेते हैं कि देखिए पहली बात कि अब जैसे कि जो 9th हाउस है वो फादर्स का घर भी माना गया है, यानी हम फादर को वहां से देखते हैं, तो इसलिए सन की प्लेसमेंट 9th में अच्छी नहीं मानी गई है, बिकॉज जो कारको भाव नाशाय प्रिंसिपल है उसके हिसाब से अगर सूर्य 9th में प्लेस्ड होगा तो फादर के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। और ये जो प्रिंसिपल है स्पेशली मेल चाइल्ड्स के ऊपर ज्यादा लागू होता है, फीमेल्स पे इतना ज्यादा लागू नहीं होता, मैंने जो इन प्रैक्टिस देखा है। इसी प्रकार बहुत क्लासिक्स एक बात बोलते हैं कि अगर कोई प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट स्पेशली अगर 1st और 5th में बैठा हो और रेस्पेक्ट कर रहा हो 9th को, तो यहाँ पे वो लोग बात जुपिटर की कर रहे हैं, बिकॉज लगन या पंचम में बैठ के सिर्फ गुरु ही ग्रह जो है वही दृष्टि दे सकते हैं 9वें घर को। तो अगर इससे हम ये बात समझ पाते हैं कि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट 9th को मिलेगा तो वो काफी अच्छे रिजल्ट देगा, बिकॉज गुरु जो है उसका अपना घर है 9वां स्थान। और ऐसे केसेस में जो देखा है मैंने वो ये है कि अगर 9th के ऊपर किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट, और वो देखिए वीनस जो है उसका तो सिर्फ 7th एस्पेक्ट है, तो अगर इसलिए वीनस अगर 3rd में प्लेस्ड होगा तो ही वो 9th को एस्पेक्ट कर सकता है। और अगर जुपिटर लगन 5th या 9th में प्लेस्ड होगा तो 9th को
वो अच्छे से इफेक्ट दे पाता है, स्पेशली अगर लगन या फिफ्थ में होगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा एक चीज देखी गई है कि गुरु कृपा बनी रहती है ऐसे लोगों पे, और जनरली भाग्य के मामले में वो लोग लकी होते हैं और उनको लाइफ में अड़चने नहीं आती है कोई काम में, और जनरली बाय बर्थ वो उनका अच्छा ही रहता है। तो ये हम इस तरह से देखें, अगर मैलेफिक्स देखिए, अगर एक्सपेक्ट करें नाइन्थ को, तो नेचुरल है लाइफ में स्ट्रगल रहेगी। अब आती है प्लेसमेंट की। देखिए 9वें स्थान में अगर कोई भी ग्रह प्लेस्ड होगा तो जरूरी नहीं है कि वो चाहे मैलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक हो कि वो नुकसान करेगा। 9th में हर प्लैनेट जब प्लेस्ड होता है तो वो थोड़े बेनिफिक रिजल्ट्स ही देता है। और इसको समझने के लिए देखिए थंब रूल के प्रिंसिपल्स भी हैं, तो मैं एक छोटा सा थंब रूल का प्रिंसिपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको किसी का भी भाग्य उदय देखने की, भाग्य कब इनका उदय हो रहा है, सी दशाएं बाकी कॉम्बिनेशन अलग है ना, बट जो मैं अभी प्रिंसिपल बता रहा हूँ ये आप समझिए एक थंब रूल है जो पुराने पंडित यूज करते थे देख के बताने में। तो पहली चीज देख लीजिए राशि कौन सी वहां प्लेस्ड है 9th हाउस में, उसका लॉर्ड कौन सा है, वो प्लैनेट आपको पता होना चाहिए। और हमें देखना है कौन से प्लैनेट्स उस घर में प्लेस्ड हैं। अब हर प्लैनेट को एक एज दी गई है। अगर आप प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसी भी क्लासिक में तो कई जगह पे आपको एज मिलेगी। मैं आपको सब प्लैनेट्स की एज बताता हूं सबसे पहले, इस प्रिंसिपल को शेयर करने से पहले। तो देखिए जो सूर्य है उसकी एज 22 साल है, चंद्रमा जो है इसकी एज 24 ईयर्स है, मंगल की एज जो है 28 ईयर्स है, मरकरी की 32 ईयर्स है, जुपिटर की 16 ईयर्स है, वीनस की अगर हम बात करेंगे तो 25 ईयर्स है, सैटर्न की जो एज है वो 36 ईयर्स है, राहु केतु जो है ये 48 ईयर्स माने गए हैं। तो जब जहां पे हम एज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस एज के ऊपर अपने रिजल्ट्स देने के लिए प्लैनेट राइप हो जाता है, यानी जो फल है वो पक जाता है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमें राशि देखनी है और प्लैनेट्स देखने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कर्क लगन है और जो मीन राशि है वो ऑटोमेटिकली 9th हाउस में आ गई, अगर मेष होगा वहां पे मीन राशि, वहां पे धनु राशि आ जाएगी 9th में, तो मतलब बेसिकली 9वें घर में गुरु की राशि हो गई वो। अब जुपिटर की जो एज है वो 16 ईयर्स है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम एकदम से बोल सकते हैं कि इस जातक का जिसकी भी कुंडली है इसकी 16 ईयर्स के अंदर भाग्योदय हो जाएगा। अब 16 ईयर्स जो देखिए भाग्योदय होने का मतलब यह है कि अगर जैसे बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है तो 16 ईयर्स से वो एकदम से पीरियड जो है एक्सीलेंट हो जाएगा उनके लिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि 16वें साल में भाग्योदय हो रहे हैं। अब यहां पे हमें सिर्फ नहीं रुकना, इसके अलावा हमें देखना है कि 9th में और क्या क्या प्लैनेट्स प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल सेम अगर हम कर्क लगन की बात कर रहे थे अभी, तो कर्क लगन में हमने देखा कि मीन राशि थी है 9th हाउस में, हमने बोला 16 में भाग्योदय होगा। अब सपोज कीजिए कि इसी जातक का जो लग्नेश है चंद्रमा वो भी 9th हाउस में प्लेस्ड है, चंद्रमा की एज हमने बताई है 24 ईयर्स, साथ में सपोज करते हैं हम मंगल भी प्लेस्ड हो वहां पे, मतलब चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल की एज है 28 ईयर्स। तो आप सेफली बोल सकते हैं कि इसकी लाइफ में अगर हम लक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो 16 ईयर्स, 24 ईयर्स और 28 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे कोई इवेंट्स मतलब कुछ मीनिंगफुल होने वाला है, एक तरह से आप समझिए कुछ ग्रोथ मिलेगी लाइफ में 16वें साल में, 24वें साल में और 28वें साल में। तो इस तरह के थंब रूल्स भी हम लोग यूज करते हैं, जनरली ये वर्क करते हैं, बट समटाइम्स ये वर्क नहीं करते हैं। वो समय तब होता है कि अगर सपोज कीजिए हमने देखा गुरु की, अब जैसे हम 16वें साल की बात कर रहे थे, सपोज कीजिए गुरु बहुत ही वीक हो चार्ट में, पूरा एफ्लिक्टेड है, खराब है, तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी वर्क करने की, तो हो सकता है आपको पूरा रिजल्ट उस टाइम पे नहीं मिले। बट जनरली 9th हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स की अगर आप एज उठाएंगे तो ये थंब रूल बहुत अच्छा वर्क करता है, और मैंने काफी यूज भी किया है और देखा है इसको वर्क करते हुए। आप लोग भी ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरे कुछ व्यूज और कुछ थॉट्स 9th हाउस के ऊपर, जो भाग्य स्थान है, जो पिता का घर है, जो गुरु का स्थान है, जो आपको तीरथ कराता है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट हाउस है जिसको हम कुंडली में देखते हैं।
अब इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में, कि लगन में कैसा है, सेकंड में कैसा है। वो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूं, तो वो सीरीज भी हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, देखिए नाइन्थ लॉर्ड जो है, बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो सबसे बेनिफिट त्रिकोण है, तो इसलिए नाइन्थ लॉर्ड कहीं भी प्लेस्ड होगा वो अच्छा ही होगा, कैसा भी प्लेस्ड हो, तो वो बिकॉज वो भाग्य का मालिक है, और इसलिए वो हर जगह जाके अच्छा ही करने की हमेशा कोशिश करता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन लखनऊ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।